डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th फिजिक्स में नीट के सॉल्यूशंस देख रहे हैं और चैप्टर है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। पार्ट 5 चल रहा है ये। सो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इन क्वेश्चन 41 देयर आर टू कंडेंसर्स विच मीन्स कैपेसिटर्स हैं बच्चों, और वैल्यू इनके पास C और C/2। सो देखो यहाँ पे एक फर्स्ट की कैपेसिटी कितनी है, C और C/2 है ना, आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी। ये आपके पास बैटरी लगी हुई है बच्चों, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमें बताना है वर्क डन इन फुल्ली चार्जिंग द कंडेंसर्स। फुल्ली चार्ज का मतलब है इसके पास ही पोटेंशियल V आ जाएगा बैटरी वाला, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। सो वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड आउट ऑफ ऑल द 3 फॉर्मूलाज विच यू नो अबाउट द एनर्जी, हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। सो बच्चों आप जानते हो कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी का टर्म स्टोर हो जाता है, और आउट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी हम कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें पोटेंशियल देखो कांस्टेंट मिल रहा है, और ये C और C मतलब यहाँ पर हो जाएंगे C की इफेक्टिव वैल्यू यूज़ करनी होगी हमें, विच मीन्स देखो दोनों के दोनों पैरेलल हैं। सो यू कैन राइट लाइक दिस, सर दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3C/2। ओके, सो फॉर्मूला होता है बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये होता है 1/2 C × V का स्क्वायर। मैं यहाँ पे बस इफेक्टिव लिख देता हूँ, एंड देयर इज नो नीड टू यूज दिस फॉर्मूला 1/2 Q² और यू कैन इधर राइट 1/2 Q × V। तो बच्चों हम लोग चार्ज वगैरह क्यों फाइंड करें, हमारा तो इससे काम चल ही जाना है ना, देखो इस वाले फॉर्मूले से। ओके, सो आंसर होगा हमारा सीधा सीधा 1/2, वही वर्क डन की बात हो रही है 1/2, और ये टर्म था हमारे पास 3/2 × C, और ये हो जाएगा V का स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज 3/4 CV²। और बच्चों यही अपना आंसर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 20 का मार्क करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको पहले इन दोनों का एक इफेक्टिव वैल्यू बता देनी है C + C/2, और पोटेंशियल दोनों में कॉमन होगा क्योंकि इसको अपन फुल्ली चार्ज कर रहे हैं और वर्क निकाला गया है। तो पूछा आपसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, लेट्स मूव ऑन। इन क्वेश्चन 42 हमारे पास पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, ठीक है, और उसको चार्ज किया हम लोगों ने किसी बैटरी से, पोटेंशियल डिफरेंस V तक कर दिया है, ठीक है। तो कैपेसिटी हो जाएगी C और बैटरी का पोटेंशियल से V मिल जाएगा, एंड आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी V हमने हटा दिया है। तो बच्चों जब भी आपके पास ये क्वेश्चन में दिख रहा है ना बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने के मेथड्स बताएं, ठीक है। इसको ऐसा अज्यूम कर लेना कि लेट अस अज्यूम हमारे पास कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पे क्या कर रहे हैं अपन, किसी बैटरी से उसको चार्ज किया, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वो इसके क्रॉस में बच्चों मिलने लग जाता है। तो यहाँ हो जाएगा V, और दोनों एंड्स पे बच्चों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और अंदर इसके पास चार्ज मिलेगा। ओके, और कैपेसिटी अभी एयर वाला है तो C कह सकते हो, इतना अपन फटाफट बता सकते हैं इसमें। फिर क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ बीइंग इंक्रीज। इसका डिस्टेंस क्या कर रहे हैं अपन, बढ़ा रहे हैं। सो लेट अस अज्यूम हमारे पास क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो C की वैल्यू जाएगी A∈0/D, और यहाँ से दिख रहा है अपन को C डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों, D पे। आपने इसको बढ़ाया तो कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कह सकते हैं एज अ रिजल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो किसी भी कैपेसिटर, किसी भी कंडक्टर का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q/C, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है ना, ये देखो बैटरी क्या हो रही है, डिस्कनेक्ट होती है, तो ऐसा कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता हमारे पास। देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स, यू कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस, नो एक्सटर्नल सोर्स इज विद अस टू प्रोवाइड एडिशनल चार्जेस। सो उसका मतलब क्या है, उस कंडीशन में C का जो चार्ज होता है बच्चों वो अपना कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये याद रखें, जब भी क्वेश्चन में आ जाए आपके पास बैटरी डिस्कनेक्ट करी सामने वाले ने, तो आप बोलोगे सर चार्ज कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। सो V, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C एंड C वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो बच्चों ये दोनों तो क्या कर गए, डायरेक्टली कर गए। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है पोटेंशियल का टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर आप ए मार्क करेंगे। डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको ये समझ में आ रहा था, क्वेश्चन रीड करते करते यहाँ तक तो दिख जाएगा बच्चों। उसके बाद बैटरी आपकी रिमूव कर दी गई है, वो पढ़ते ही आप ये लिख सकते हो, ठीक है, एंड देन योर आंसर कम्स, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 43 है,
एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मोमेंट p है और ये लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये लाई कर रहा है, कौन, बढ़िया आराम से ये रेस्ट कर रहा है। तो θ1 का टर्म कितना है, 0, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। सो कह रहा है अपन से वर्क डन बताना है इसको रोटेट करने के लिए 90 डिग्री से। मतलब बच्चों ऐसा कुछ कह रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही रहने देते हैं और डायपोल आपका वैसा हो जाएगा। जो वर्क होगा इस डायरेक्शन में होगा और वो हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क। और अब बच्चे लोग आपका जो एंगल बन रहा होगा वो 90 का बन रहा होगा, विच मीन्स θ2 आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। डेरिवेशन से भी जानते हैं अपन कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, PE लिखोगे आप लोग, और ये हो जाएगा cos θ1 माइनस ऑफ cos θ2। ध्यान रखें θ1 वाला पहला वाला एंगल पहले आता है जब वर्क निकाला जाता है, तो ठीक है। यही आगे जाके बच्चों एनर्जी का कंसेप्ट बनता है विथ हैविंग द रिफरेंस ऑफ 0 डिग्री। सो एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और सीधे मिल जाएगा आंसर मुझे। ये हो जाएगा P इंटू ई, ठीक है। ये हो जाएगा cos 0 डिग्री माइनस ऑफ cos 90 डिग्री। cos 90 0 होता है और ये वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो आंसर हो गया वर्क डन विल बी पॉजिटिव ऑफ P और E, ठीक है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क कर लेंगे। और जिन बच्चों को जानकारी है वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर हमें तो पता होता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होती है तो माइनस ऑफ पी होती है और यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और बढ़ते बढ़ते वो प्लस ऑफ पी हो जाती है अगर वो ओरिएंट अपने आप को बैक साइड कर ले। सो डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल एंड द एंटी पैरेलल इज 2 टाइम्स ऑफ पी और यहाँ पे तो 0 होती है। तो माइनस पी से घुमाते घुमाते इसको अगर सर पे लाके ऐसे बिठाना है तो माइनस पी से 0 करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, प्लस का पी करना पड़ेगा और यही आपका डायरेक्ट आंसर भी बन जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत सेंटेंस बना के नोट्स वगैरह मेक करते हो तो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 44 में एक स्क्वायर है जिसका साइड एल है ना, और उसको प्लेन ऑफ पेपर पर रख दिया है। एक यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई वेक्टर वोल्ट पर मीटर वाला उस प्लेन के पास से लिमिटेड लोअर हाफ में ही ट्रैवल कर रहा है। देखो इस तरह से है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और जो बैक साइड में आपके पास स्क्वायर है उसकी साइड बच्चों इस तरह से रखी हुई है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको अपन लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, जिसको आप आगे जाके बोल सकते हो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर जो थीटा होता है ना बच्चों, वो थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड जो एरिया वेक्टर होता है ना उसमें होता है एंगल, या तो किसी किसी बुक में एन वेक्टर लिखा होगा, ये उसमें एंगल होता है। यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको कंफ्यूज करने को दिया हुआ है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ना टेंजेंशियली छू कर निकल जा रही हैं और जिसका एरिया वेक्टर होगा ना इस पूरे एरिया का आपका, वो इससे ना बाहर की तरफ होगा, यहाँ कहीं एरिया वेक्टर, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। सो इस पूरे प्लेन से अगर बच्चे कंफ्यूज होंगे तो बोलेंगे सर इसका हाफ एरिया अपन काउंट कर लेते हैं, जैसे 1/2L², ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। आपको सोचना ही नहीं है ऐसा, आपको ये बोलना है कि मान लो ये आपके पास अगर एरिया होता L तो इलेक्ट्रिक फील्ड छू के निकल जा रही है बच्चों इस तरह से, तो ए का कैप तो क्या होगा बच्चों आपके पास ऊपर की तरफ ही आएगा ना। अगर इसके हाफ पोर्शन से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराओगे इस तरह से तो भी क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो इन दैट केस यू कैन राइट इट एज थीटा इज 90 डिग्री और cos 90 बच्चों होता है 0। दिस इज़ द रीज़न जो फ्लक्स का टर्म होगा वो हो जाएगा 0 और ऑप्शन नंबर डी आप मार्क करेंगे। गलती नहीं करिएगा इसमें, बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन है, ठीक है। ई डॉट ए होता है और सारा काम यहाँ पे ए cos थीटा कर रहा है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 45 में एक नेटवर्क है हमारे पास 4 कैपेसिटर्स का, ठीक है, और C1 की वैल्यू C है, तो मतलब यहाँ की वैल्यू C है बच्चों। C2 का वैल्यू यहाँ पे 2C दे रखा है और इसका वैल्यू बच्चों 3C है और ये नीचे वाले इस वाले का वैल्यू बच्चों बराबर में 4 टाइम्स C दे रखा है। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन। हमें बताना है रेशियो ऑन द चार्ज बिटवीन C2 एंड C4। तो बच्चों C2 तो यहाँ पर रह गया चार्ज है ना, इसको मैं शेड कर देता हूँ। C2 और C4 पर रहने वाले चार्ज के बारे में बात करनी है तो थोड़ा लेबल कर लेते हैं इसको। ये हो गया अपने पास पॉजिटिव, ये हो गया अपने पास नेगेटिव। कुछ चार्ज बच्चों यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है, और वही चार्ज अपन बैटरी को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आने के बाद बच्चों पैरेलल हो रहा है, देखो एक ऊपर की ब्रांच जा रही है और यहाँ ब्रांच जा रही है, तो एक चार्ज तो यहाँ पे ऊपर की तरफ Q1 जाएगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों Q2 जाएगा, और वही जो Q1 यहाँ तक जाएगा वही Q1 इसके पास भी जाएगा और वही Q1 यहाँ पे भी आएगा। एट लास्ट ये ऐसे करके मिल जाएंगे और वापस से आपको क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा।
सो व्हाट आई मीन टू से कि जो Q1 चार्ज है ना वही बच्चों आपके किस पे जा रहा है, C2 पे जा रहा है, और ये जो Q2 चार्ज है वही आपके बच्चों C4 पे जा रहा है। सो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है कि आप क्या बताना था, C2 C4 पे जो चार्जेस हैं वो बेसिकली Q1 डिवाइड बाय Q2 ही आपको पता करके बताना है, राइट। सो Q1 कितना होगा उसके लिए हमें सबसे पहले ना यहाँ का टोटल कैपेसिटी पता करनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, और ये सब के सब लोग कैसे लगे हैं सीरीज में। सो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट डैश कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है। सो ये हो जाएगा बच्चों 1/c प्लस फर्स्ट वाली की बात हो रही है 1/2c प्लस 1/3c, ऑलरेडी गिवन है अपन को वैल्यूज। सो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ रहा है मेरे पास 6c, हो जाएगा 6 + 3 + 2, सो हो जाएगा ये 11/6c और 1 ये हो जाएगा EQ है ना। तो कैपेसिटी इक्विवेलेंट की जो आ रही है वो आ रही है 6c डिवाइड बाय 11, और नीचे वाले की जो कैपेसिटी C4 की कैपेसिटी वो तो बच्चों आपके पास 4c थी। तो ये अपने अपने पार्शियल आंसर्स हैं, राइट। एक बात ध्यान दो आप, यहाँ से पूरा जो ब्रांच दिख रहा है इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल बच्चों बैटरी की वजह से V होगा, और इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। विच मीन्स द फॉर्मूला स्टेज लाइक दिस कि Q बराबर कितना होता है C इंटू V। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन Q विल स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, and using this relation and these two values you can write directly as Q1 divided by Q2 must be equal to, Q1 is relating with these many capacitors, so you can write C equivalent dash divided by C4, so it comes out to be 6c by 11 into I can write 4c, this will get cancelled, again I can write 3 and 1 2, so answer should be 3 divided by 22, राइट स्टूडेंट्स। सो यही हमारा आंसर है, और इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। सो इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपर ब्रांच देखनी होगी और लोअर ब्रांच देखनी होगी, और ये ध्यान रखें कि अपर पूरी ब्रांच में ना एक ही चार्ज होगा, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ कहीं, Q1 इज सेम फॉर C1, C2 एंड C3। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। बच्चों क्वेश्चन 46 में आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है और प्लस का Q चार्ज ओरिजिन पर रखा है, तो यहाँ पर ना मैं एक चार्ज Q रख देता हूँ, ठीक है। और फिर कहता है द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज -Q फ्रॉम अ पॉइंट विच इज गिवन एज A, ओके, एंड द लोकेशन इज 0, सो इस पॉइंट की लोकेशन दे रखी है 0, और इस पॉइंट पे एक माइनस का Q रखा है, ठीक है। और टू द अनदर पॉइंट B, उसकी लोकेशन है A, 0। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना इसका A, 0 है, विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी A है, और वर्टिकल जो डिस्टेंस था बच्चों वो भी आपके पास कितना था, A था। इफ द स्ट्रेट पाथ, ठीक है, तो पोटेंशियल एक तरह का स्टेट फंक्शन में काउंट हो जाता है, तो इसको पाथ वाथ से मतलब नहीं होता, तो ये लाइन तो आपको क्या बोलते हैं कंफ्यूज करने को दी है, ठीक है। इसको घुमा कर भी लाऊंगा तो भी वर्क आपको निकालना पड़ेगा। सो बच्चों पोटेंशियल ना स्टेट फंक्शन होता है, उसको तो पाथ से मतलब भी नहीं होता, तो अगर इसको ऐसे रोटेट करके भी लाते ना अपन इस तरह किसी रेगुलर पाथ से तो भी आपको वर्क निकालना होता। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो यहाँ से मिल जाएगा वर्क हो जाएगा बच्चों आपका Q इंटू डेल्टा V। और भी लिखता हूँ मैं इधर से, तो Q की जगह पर हो जाएगा -Q, और ये हो जाएगा आपका V2 - V1। यहाँ से आपको पेपर में डायरेक्ट लिखना शुरू करना था। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो पोटेंशियल क्या है कि ये वाला पर्सन लगा रहा है किसके ऊपर, A पॉइंट पे, उसका नाम हो जाएगा V1, ठीक है, V1। और बाद में यही वाला पर्सन, ये Q वाला, इसको बाद में पोटेंशियल लगाएगा B वाले पॉइंट पे, तो ये वाला पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों V2। और मोनोपोल का पोटेंशियल होता है सीधा सीधा K लिखते हैं, Q लिखते हैं और R लिख देते हैं। सो अगर मान लो मुझे V1 निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा K सेंट्रल चार्ज जो सोर्स चार्ज होता है डिवाइड बाय A। सिमिलरली बच्चों मैं V2 भी लिखूंगा इसी तरीके से KQ, और वो भी क्या हो जाएगा A। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा था कि ये दोनों के दोनों टर्म तो बराबर मिलने वाले हैं, विच मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0, इसकी वजह से जो वर्क हो जाएगा इट विल अल्टीमेटली भी 0। सो ऑप्शन ये सारे नहीं होंगे, सिर्फ कौन सा ऑप्शन होगा, वर्क डन शुड बी 0, बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग एंड द पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस regardless of the path followed. So you just need to write down that सर यहाँ पर पोटेंशियल V1 होगा इस पॉइंट पे, किसकी वजह से,
due to the charge present at the center, and the potential will be called as V2 because of the charge but present at the center, and when you subtract them it is always the 0. Okay, so let's move on. So in question number 47 we have two charges Q1 and Q2 separated by 30 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये अपने पास Q1 का टर्म है, Q2 है 30 सेंटीमीटर, एंड एज शोन इन द फिगर दैट अ Q3 चार्ज विच इज ये रहा आपके पास बच्चों Q3 चार्ज जो 40 सेंटीमीटर पर रखा है. इट इज़ मूविंग अराउंड अ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ 40 सेंटीमीटर. मतलब ये जो डिस्टेंस जा रही है अपने पास जो आर्क है बच्चों वो आर्क आपके पास 40 सेंटीमीटर का है. ओके, फ्रॉम पॉइंट C टू D, मतलब ये C से लेकर के कहाँ तक आ रहे हैं, D पर आ रहे हैं. फिर कहता है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस मच. ओके, वेयर K शुड बी. आपको K पता करना है बच्चों. तो चेंज का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताता हूँ मैं आपको. पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा बच्चों U2 माइनस ऑफ U1. सो अपन क्या करते हैं कि इसको बोल देंगे फाइनल पॉइंट और ये क्या हो जाएगा बच्चों इनिशियल. ठीक, तो पहली बार Q3 को यहाँ पर रख के एज्यूम करना है और क्या इनके बीच में एनर्जी होगी और बाद में इधर पे आ जाएगा बच्चों तो आपको D पॉइंट पे. सो देन यू नीड टू काउंट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो फाइनली जब Q3 यहाँ पे रहेगा ना बच्चों तो Q1 का प्लेस चेंज नहीं हुआ है, Q2 नहीं हुआ, Q3 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों. मैं लिख देता हूँ ये हो जाएगा Q3 का टर्म. ठीक है, तो इनको अपन सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं और सीधे सीधे अपन को आंसर्स मिल जाएंगे. राइट, सो स्टूडेंट्स ऐसे कंडीशन में हमारे पास देखो ये Q3 का टर्म है, Q1 है और Q2 है. तो इनिशियली अगर अपन को इनका इंटरेक्शन पढ़ना हो तो उसी को अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. राइट, तो इस केस में मैं आपको U1 का टर्म बताऊंगा. ओके, इसको वो कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले अपन नंबर ऑफ इंटरेक्शंस काउंट कर लेते हैं. तो एक तो इंटरेक्शन इस तरह हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे लिखा जाता है. K लिखते हैं आप लोग, पहला चार्ज लिखते हैं, दूसरा चार्ज और उनके बीच में रहने वाली सेपरेशन, विच मीन्स फर्स्ट टाइम जो इंटरेक्शन होगा वो बच्चों वो Q1 और Q3 के बीच में हो रहा है. सेकंड कैसा होगा बच्चों Q1 Q2 के बीच में होगा, और थर्ड कैसा हो जाएगा Q3 और Q2 के बीच में होगा. तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं. इस लाइन को कनेक्ट करोगे ना अगर आप, तो यहाँ लिखा है 40, यहाँ लिखा है 30, तो इट शुड बी 50 सेंटीमीटर. राइट, सो ऐसा अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा. जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की फर्स्ट टाइम में वो हो जाएगी, सबके पास तो K कांस्टेंट ही आने वाला है, और मैं लिखता हूँ फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो हो जाएगा Q1 Q3. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में दिख रहा है बच्चों ये वाला, और डिवाइड बाय हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर. ओके, फिर बोल सकते हैं इसको अपन प्लस लगा करके इन दोनों के बीच में आपको बताना है इंटरेक्शन. सो ये दोनों इंटरेक्शन कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर Q1 लिखेंगे आप और लिख देंगे Q2 डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा 30. फिर हो जाएगा बच्चों ये Q2 और Q3. So you need to write Q2 and Q3 divide by 50. राइट, और सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा है ना, Q2 सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा K हो जाएगा. और इंटरेक्शन की बारी जब आएगी ना बच्चों तो ये वाला जो चार्ज है ये अब उठ करके यहाँ आ चुका है. तो ऐसे पढ़ना है आप. सो पहली बार क्या हो जाएगा Q1 और Q3 के बीच में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास Q1 Q3. ठीक है बच्चों, Q1 और Q3 डिवाइड बाय अभी भी इनके बीच में कितना डिस्टेंस है बच्चों 40, बिकॉज वो सेमी सर्कुलर पाथ पे फ्लो करे हैं. तो ये हो जाएगा 40, प्लस करेंगे अपन Q1 और Q2 के पार्ट में तो ये हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा Q1 Q2 डिवाइड बाय बीच में उनका डिस्टेंस है 30, और प्लस कर देंगे फाइनली ये डिस्टेंस दिख रही है बच्चों आपको ये वाली, तो पूरा कितना है यहाँ पे 40 माइनस 30, तो ये डिस्टेंस जो आएगी अपने को वो 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी. तो यहाँ हो जाएगा अपन को Q2 और Q3 के बीच में बात करनी थी और वहाँ हो जाएगा अपने पास 10. जो बच्चे थोड़े क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना इसके, तो वो केवल ना जो चेंज होता है उसी को सॉल्व करते हैं. मेरे कहने का मतलब है कि जो Q2 के रिस्पेक्ट में पहले डिस्टेंस Q3 का कितना है 50, और वो वाला एनर्जी का टर्म काउंट होगा और बाद में कितना चेंज होकर वो 10 हो जाता है. बाकी सारे टर्म आप देखो ये सेम के सेम है. तो बच्चों एग्जाम में आपको ना डायरेक्टली करना था इसको सॉल्व. कैसे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करना था. क्यों, क्योंकि आप देखो ना Q2 के रिस्पेक्ट में और Q3 के रिस्पेक्ट में इनिशियली डिस्टेंस कितनी है आपके पास 50 है और फाइनली कितनी जगह 10 हो जाएगी. सो यू कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस, इट शुड बी ये जाएगा K दोनों के पास होगा और इंटरेक्शन खाली आपको Q2 और Q3 के बीच में पढ़ना है. तो इनिशियल डिस्टेंस के पास फाइनल में U2 के टर्म में जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा मुझे मीटर में करना होगा तो डिवाइड बाय मुझे क्या करना होगा यहाँ पर 100 करना होगा. तो ऊपर हो जाएगा 100 माइनस आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन ये जगह 50 था उसको ऊपर करूँगा कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा.
तो ये तो यहाँ पे 2 बना रहा है और ये यहाँ पे 10 बना रहा है। और डेल्टा यू का टर्म बच्चों शुरुआत में से लिखा हुआ है आपके पास, वो लिखा हुआ है Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक कांस्टेंट के लिए क्या लिखा है, घबराना मत, ये अपने पास कूलम कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पे बच्चों इसके की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई कैन राइट Q2 एंड देन Q3, 10 - 2 शुड बी 8। तो ये कैंसिलेशन में चले जाएंगे, Q3 से कट जाएगा और स्मॉल वाले की वैल्यू आ गई 8 टाइम्स Q2, और मेरा यही आंसर होगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, 8 टाइम्स Q2। ओके, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चेक करते हैं कि कितना बस चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, क्योंकि अगर इंटरेक्शंस पढ़ते हैं तो अगर डेल्टा यू का टर्म आएगा तो बच्चों बहुत चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि Q3 है, ये वाला Q3, ये Q2 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखो ना, यहाँ पे इनिशियली 50 पे था और बाद में 10 पे हो गया। Q3 ने चेंज कहाँ किया बच्चों, इस Q1 के एस्पेक्ट में, शुरू में भी 40 डिस्टेंस पे था और बाद में भी बच्चों 40 पे था। और Q1 Q2 को तो पढ़ना ही नहीं है आपको, दैट इज़ वाई आपको एग्जाम में ये दो टर्म्स को तो सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, इनको पहले अगर अपन माइनस लगा दे तो कट जाएंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 48 में एक बुलेट है, उसका मास दे दिया है और चार्ज दे दिया है। ठीक है बच्चों, मास का टर्म भी गिवन है और चार्ज का टर्म भी गिवन है। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इट शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट रिक्वायर्स स्पीड ऑफ दिस वैल्यू। तो स्मॉल v का टर्म है स्पीड का। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि मान लो आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले आप बोलते हो कि सर यहाँ कहीं पोटेंशियल पॉजिटिव का था और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। सो जो बुलेट है इसके पास चार्ज दिया हुआ है, आपको मालूम है कि जो चार्ज किसी बॉडी पे आ जाए, मास और चार्ज रख दें और प्लस का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा वो। ये सब बातें करते हैं अपन। सो ऐसे वर्क एनर्जी के क्वेश्चन में बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो सीधा सीधा बच्चों वर्क से रिलेट हो जाती है और वर्क का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स V। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी है ना, वर्क डन बराबर किसके होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क को अपन Q इंटू V बोलते हैं। सो डायरेक्टली कर लो उसको, 1/2 लिखा M इंटू V बराबर कितना हो गया, Q टाइम्स ऑफ V। सो यहाँ से बच्चों आप सिर्फ V के स्टेप में सॉल्व कर लो। सो पोटेंशियल जो एक्सेलरेट कर रहे हो कितना हो जाएगा, 1/Q। तो Q का टर्म नीचे आ रहा है, विच मीन्स चार्ज है 2 माइक्रोकूलम्स, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। और एक और बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/2 का टर्म है। मास हमारे पास 2 ग्राम्स था, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, उसको केजी में करना है। और V का स्क्वायर बच्चों यहाँ देखो आप, ये लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। सो आई कैन राइट 10 इंटू 1 more 10। सो कुछ तो हो गए कैंसिलेशन में, ये यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बना लेगा। तो ये लिखा है 50। ठीक है, 50 इंटू 10⁻³ और नीचे कितना है बच्चों, 10⁻⁻6। सो ये ऊपर जाके बच्चों प्लस का 3 बना लेगा। सो यू कैन राइट डायरेक्टली एज V एज 50। ठीक है, किलो हो जाएगा और वोल्ट का टर्म हो जाएगा। सो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल की बात हो रही है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सो 50 नहीं बच्चों, 50 किलो वोल्ट अपना आंसर होगा और ये आंसर है अपना, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 49, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज के पास Q है और डायपोल मोमेंट P है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ तक तो ये है ना। इट इज़ प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्शन में फील्ड के है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपका, ये आपके पास मैंने डायपोल बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है डायपोल, है ना, इस तरह से। डायपोल का मतलब होता है माइनस का चार्ज यहाँ होगा और प्लस का चार्ज यहाँ होगा, और ये वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर है। इफ इट्स डायपोल मूवमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये वहाँ तक क्वेश्चन क्लियर कर दिया इसने, और एंगल बोल भी दिया अपन को कि θ1 का टर्म 0 है। ठीक है, द फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी शुड बी। तो हमें मालूम होता है कि ये बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम का टर्म है। किसका टर्म है ये, कौन सा कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। द रीजन बिहाइंड इट, थीटा का टर्म देख के समझ में आ रहा है ना, कोई टॉक नहीं होगा यहाँ पे। और अगर बोलोगे फोर्स का टर्म क्या होगा, तो एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा। चार्ज पे सेपरेटली बात करेंगे तो माइनस का Q इंटू ई और ये हो जाएगा प्लस का Q इंटू ई। तो नेट फोर्स का मतलब होगा बच्चों F नेट। ठीक है, वो तो हो जाएगा 0 बिकॉज यहाँ पर कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, हमें पता होता है कितनी होगी। नेगेटिव में P का वेक्टर इंटू E का वेक्टर होता है, और वो हो जाएगा माइनस में P इंटू E इंटू कॉस थीटा, और कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जो कम से कम रह सकती है एनर्जी, वो होगी माइनस ऑफ P इंटू E।
सो एक तो एनर्जी के लिए आप मिनिमम टाइप करेंगे, मिनिमम लिखेंगे, और नेट फोर्स के लिए ये अपना हाफ आंसर ये हो गया और हाफ ये हो गया। ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। फोर्स अपना बच्चों 0 है, एनर्जी मिनिमम है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 50 में हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और इक्वल वैल्यू के, कितने, 4 पिकोफैरेड 4 पिकोफैरेड। इट शुड बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव वैल्यू शुड बी 6। तो बच्चों मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं और ये अलग अलग रख देता हूँ मैं इनको, ये रहे बच्चों, है ना। और इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 4 पिकोफैरेड। आई कैन ऑल्सो राइट 4 पिकोफैरेड एंड अगेन आई नीड टू राइट 4 पिकोफैरेड। हाउ मच और हाउ मेनी वेज आई शुड कनेक्ट इट, how should I connect them so that the net value should be 6 picofarad। तो बच्चों अगर इन तीनों को अपन ने अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सीरीज में क्या हो जाता है, अगर एक जैसे होते हैं तो एक की वैल्यू लिखते हैं, डिवाइड बाय अपन कितने हैं वो लिख देते हैं। और अगर मान लो अपन के पास पैरेलल में करना है तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 4 4 4 कितना हो जाएगा, 12 पिकोफैरेड हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों ही गलत हो रहे हैं, तो इसको अपन को कुछ ना कुछ ऐसा हिट एंड ट्राई टाइप करना पड़ेगा। तो 2 अगर कैपेसिटर अपन सीरीज में लगा दें और एक को बच्चों अगर अपन पैरेलल में कर दें तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला आंसर। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। यहाँ लिखा है 4 पिकोफैरेड, यहाँ पर ही बच्चों कितना है, 4 पिकोफैरेड, एंड द सेकंड वन इज आल्सो 4 पिकोफैरेड। एज यू कैन सी दैट द टॉप 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो सेम कैपेसिटर्स हैं, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, उनका आंसर आना चाहिए 4/2 which should be 2, और नीचे still there is 4 picofarad capacitor remaining। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 2 पिकोफैरेड। इसको सॉल्व करोगे अलग से तो हो जाएगा 4/2 which should be 2 पिकोफैरेड, राइट। एंड 4 + 2 इट शुड बी इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या हो जाता है अपने को मालूम है, ऐड करना होता है, कोई फॉर्मूलेज नहीं होते हैं इसके। सो हो जाएगा 4 पिकोफैरेड + 2 पिकोफैरेड, इट इज कमिंग आउट what was asked, ठीक है, तो 2 picofarad, so 6 picofarad। so now the answer is 2 in series, okay, and 1 in parallel। तो मेरा ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो 2 in series and 1 in parallel, ऑप्शन नंबर सी, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं आपके पास तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट वी कैन सॉल्व दोज चैप्टर्स बिफोर योर नीट एग्जाम, राइट। सी यू।